चलिए, बिना किसी देरी के आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे चलते हैं जापान के कुमामोटो के उन कोहरे से भरे रहस्यमयी पहाड़ी रास्तों पर। एक ऐसी जगह जहां लोक कथाएं और सच्चाई आपस में बिल्कुल घुल मिल जाती हैं। आज हम एक बेहद पुरानी, रोंगटे खड़े कर देने वाली कथा पर रोशनी डालने वाले हैं। ये कहानी है कुमामोटो पास के एक अकेले और रहस्यमयी ऑयल प्रेसर की। एक ऐसी शख्सियत जिसका बस नाम सुनते ही हैरानी भी होती है और थोड़ा डर भी लगता है। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक घना जंगल, ढलता हुआ सूरज और कुसाजुमी गोए डर्रे का वो लंबा सुनसान रास्ता। एक बूढ़ी दादी अपने पोता पोतियों के साथ वहां से गुजर रही हैं। चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा है। अचानक दादी उस शांति को तोड़ती हैं और कहती हैं, पता है, बहुत समय पहले इन इलाकों में एक अबूरा सुमाशी रहा करता था। आमतौर पर हमें लगता है कि ऐसी बातें बस बच्चों को डराने या टाइम पास के लिए होती हैं, है ना? लेकिन इस किस्से में इस लाइन के ठीक बाद जो होता है वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। क्योंकि दादी की बात अभी पूरी भी नहीं होती कि हवा में अचानक एक भयानक आवाज गूंजती है, मैं अभी भी रहता हूँ। उस घंघोर सन्नाटे में आई ये आवाज सच में किसी की भी धड़कन रोकने के लिए काफी है। और तभी मानो हवा में से अचानक एक अत्यंत दुर्लभ योकाय सामने प्रकट हो जाता है। वो वहां खड़ा है, रास्ते के बिल्कुल बीचों बीच। ये उस पहाड़ी रास्ते का वही हिस्सा है जहां लोग अकेले जाने से कतराते हैं। और इस एक आवाज ने न जाने कितनी सदियों से वहां से गुजरने वाले यात्रियों के दिलों में खौफ पैदा किया है। तो आखिर ये अजीब सा प्राणी है क्या? चलिए, एनाटॉमी ऑफ अ योकाई के इस हिस्से में इस रिक्लूसिव क्रीचर का रहस्य खोलते हैं। सबसे पहले तो इस नाम का मतलब समझते हैं। अबुरा सुमाशी का शाब्दिक अर्थ है ऑयल प्रेसर, यानी तेल निकालने वाला। ये एक अत्यंत दुर्लभ योकाय है जो मूल रूप से जापान के कुमामोटो प्रांत में ही पाया जाता है। इसका निवास स्थान शहर की भीड़-भाड़ से बिल्कुल दूर दक्षिणी जापान के उन घने पहाड़ों में है जहां मूल रूप से जंगली चाय के पौधे उगते हैं। इनका आम लोगों से कोई वास्ता नहीं होता। ये पूरी तरह से इन्हीं पहाड़ी जंगलों का हिस्सा हैं जहां चाय के बीज और उनसे निकले तेल का एक बहुत ही गहरा ऐतिहासिक महत्व रहा है। अगर हम इसकी दिखावट की बात करें तो भाई इसके लक्षण सच में काफी अजीब और हैरान करने वाले हैं। इसका शरीर एक छोटे कद वाले इंसान जैसा, यानी एक स्क्वाट ह्यूमनॉइड बॉडी जैसा होता है। लेकिन जो चीज इसको सबसे अलग बनाती है वो है इसका सर। इसका सिर बहुत बड़ा, बेडौल और अजीब होता है, बिल्कुल किसी आलू या गोल पत्थर की तरह। अब सुनने में थोड़ा हास्यास्पद जरूर लग सकता है कि किसी का सिर आलू जैसा हो, लेकिन जब ऐसी कोई चीज अंधेरे में अचानक सामने आ जाए तो हंसी नहीं, सिर्फ डर लगता है। और हाँ, ये हमेशा पुआल यानी स्ट्रॉ से बना एक रेनकोट पहने हुए होता है जो इसके उस पहाड़ी और पुराने स्वभाव को एकदम परफेक्ट तरीके से दर्शाता है। सिर्फ इसकी दिखावट ही नहीं, इसका पूरा जीवन ही एक बड़ा रहस्य है। ये खाता क्या है बिल्कुल अज्ञात है, और इसका व्यवहार बेहद रिक्लूसिव, यानी लोगों से दूर छिपकर रहने वाला। ये योकाई बिल्कुल भी सामाजिक नहीं है, और सच कहूं तो इसके बारे में जानकारी का ये जो अभाव है ना, यही इसकी कथा को और भी ज्यादा फैसिनेटिंग बनाता है। कुमामोटो के रास्तों पर इसका दिखना, जिसके बारे में हमने अभी बात की, इसके अस्तित्व के कुछ गिने चुने किस्सों में से एक है। बाकी का वक्त ये इन पहाड़ों के अंधेरे में कहाँ और कैसे बिताता है, ये आज भी किसी को नहीं पता। अब इस मिथक को सच्चाई के धरातल पर लाते हैं। द लेबर ऑफ टी ऑयल वाले इस हिस्से में देखते हैं कि इस कहानी की असली जड़ें आखिर कहाँ जुड़ी हैं। देखिए, पुराने समय में कुमामोटो के इलाके में जंगली चाय की बीजों से तेल निकालना कोई छोटा मोटा काम नहीं था। ये एक बेहद कठिन और महंगा प्रोसेस था। उस जमाने में ये तेल एक अत्यंत कीमती संसाधन हुआ करता था, और इसको बनाने की प्रक्रिया उस समय के लोकल इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा थी। आप खुद ही सोचिए, जब किसी चीज को बनाने में इतनी लागत और कड़ी मेहनत लगती है तो समाज में उसकी कीमत अपने आप आसमान छूने लगती है, और उसके आसपास के नियम भी उतने ही सख्त हो जाते हैं। आखिर इसमें इतनी मेहनत लगती क्यों थी? चलिए इसको समझते हैं। पहला कदम था घने जंगलों में अंदर तक जाकर उन जंगली चाय के बीजों को इकट्ठा करना। ये फिजिकली बहुत ज्यादा थका देने वाला काम था। फिर दूसरा कदम आता था उन बीजों को प्रेस करना, यानी उन्हें दबाकर उनका रस निकालने के लिए तैयार करना। और आखिरी कदम था उस भारी दबाव के जरिए वो बहुमूल्य तेल निकालना। इस पूरी प्रक्रिया में लगने वाला समय, खून पसीना और तकनीक इसे एक लग्जरी आइटम बनाती थी। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि इस तेल की इतनी ज्यादा कदर क्यों होती थी।
और यहीं से जन्म होता है इस कथा के सबसे अंधेरे हिस्से का, अ थीव्स डिवाइन पनिशमेंट। चलिए इस मिथक के डार्क ओरिजिन को समझते हैं। क्योंकि तेल निकालने की इस पूरी प्रक्रिया में इतना वक्त और लागत लगती थी, इसलिए तेल की चोरी को कोई मामूली बात नहीं बल्कि एक बहुत ही संगीन अपराध माना जाता था। एक ऐसे ग्रामीण समाज में जहां लोगों की रोजी रोटी इस पर निर्भर हो, वहां किसी का तेल चुराना किसी के दिनों की कड़ी मेहनत पर डाका डालने के बराबर था। समाज ऐसे अपराधियों के खिलाफ बहुत सख्त था। लेकिन असली प्रॉब्लम तब शुरू होती थी जब कोई अपराधी कानून या समाज की गिरफ्त से बच निकलने में कामयाब हो जाता था। और यहाँ आकर इस कहानी के सारे तार आपस में जुड़ जाते हैं। एक तरफ वो तेल चोर थे जो अपनी जिंदगी में कानून को चकमा देकर इन घने जंगलों में छिप जाते थे। वो अपनी जिंदगी में तो इंसाफ से बच निकले। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, लोगों की कड़ी मान्यता थी कि मौत के बाद उन्हीं चोरों का पुनर्जन्म एक अबूरा सुमाशी के रूप में होता है। यानी कुमामोटो के ये अजीब योकाएं असल में उन्हीं तेल चोरों की भटकती हुई आत्माएं हैं जिन्होंने अपने किए की सजा जीते जी नहीं काटी और इन्हीं जंगलों में कहीं गायब हो गए थे। तो सबसे दिलचस्प और जरूरी बात यहाँ ये है कि जो लोग कानून से भले ही बच गए, वो इस ऊपर वाले के इंसाफ से नहीं बच सके। ये अजीब और थोड़ा डरावना रूप असल में उनके द्वारा किए गए पापों के लिए एक ईश्वरीय दंड यानी डिवाइन पनिशमेंट है। एक आलू जैसे सर वाले प्राणी के रूप में अकेले, लोगों से दूर उन पहाड़ों में हमेशा के लिए भटकते रहना उनकी स्थायी सजा बन गया। इस कहानी का सीधा सपाट यही था कि आपके गलत कामों का नतीजा सामाजिक कानून से परे भी आपको ढूंढ ही लेता है। इस एक्सप्लेनर के आखिर में मैं आपके सामने एक काफी बड़ा सवाल छोड़ना चाहता हूँ, एक ऐसा प्रश्न जो हमें वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या सच में अतीत के वो अपराध जिनकी सजा कभी नहीं मिली, वर्तमान को परेशान करने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं? या फिर हमारे आज के आधुनिक समाज में भी हमारे अपने अभूरा सुमाशी मौजूद हैं? शायद ऐसे बदरूपी लोग जो किसी न किसी नए तरीके से दूसरों की मेहनत चुरा रहे हैं और हमारे आसपास ही घूम रहे हैं। ये लोक कथा सिर्फ कुमामोटो के जंगलों तक सीमित नहीं है, बल्कि नैतिकता और कड़ी मेहनत के सम्मान का एक बहुत गहरा पाठ है। तो इस विचार के साथ आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।